गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं। मैं आशा करता हूँ आपने नंबर सिस्टम के बारे में या संख्या पद्धति और जिसे वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं, इनके बारे में आपको कुछ न कुछ बेसिक कंसेप्ट होगा, बेसिक ज्ञाने होंगे और आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं तो इनका आपको संज्ञान में जरूर होगा। तो आज जो हम लोग जितने भी छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, 10th क्लास तक की जर्नी आपका रहा होगा संख्या पद्धति में, तो उन सभी संख्याओं के बारे में आप प्रत्येक क्लास में सेपरेट पढ़े होंगे। तो आज इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में हम लोग उन सभी संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे जितने संख्या के बारे में आपको छोटे क्लास से लेकर के उच्च क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो और हम लोग ये भी सीखेंगे कि संख्या को संख्या रेखा पर उसकी क्या स्थान होता है, उसकी क्या एग्जिस्टेंस होता है, क्या उसका अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, तो उनके बारे में भी आज देखेंगे। तो आप जितने भी संख्या के रेखा के बारे में या संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में आपके नॉलेज की अपेक्षा कुछ न कुछ आपको इसमें नया तरीके से भी प्रेजेंटेशन का और नया कुछ आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग आज संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए मेरे सामने और देखिए क्या आपको नहीं आता है, आप उस पॉइंट को भी नोट कीजिए। हालांकि मैं जान रहा हूँ आपको संख्या पद्धति के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा, लेकिन आज हम कुछ नए सिरे से एक नए तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जो बने होते हैं ना, नंबर सिस्टम जो बनते हैं, मात्र इसमें 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। वो 10 डिजिट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं संख्या पद्धति या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्या या इसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। हाँ, तो रियल नंबर को वास्तविक संख्या या रियल नंबर इसको कहते हैं और किसी किसी बुक में इसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम कहें तो इसको संख्या पद्धति भी लिखा जाता है। संख्या पद्धति कहिए या वास्तविक संख्या कहें, एक ही बात होता है, बस लिखने के तरीके अलग हैं लेकिन चीज़ें वही हैं। जो चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे वही आप संख्या पद्धति में भी पढ़ेंगे। पद्धति का मतलब क्या देखें? सिस्टम समझ रहे होंगे। कंप्यूटर एक सिस्टम होता है। सिस्टम कहने का मतलब उनमें कई सारे कंपोनेंट उनके होंगे। कई सारे कंपोनेंट को मिल करके एक सिस्टम का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी प्रकार से वास्तविक संख्या जो है, इस वास्तविक संख्या को नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे संख्याएं होंगे और उन संख्याओं का अध्ययन ही आपका वास्तविक संख्या या रियल नंबर से कहलाता है। तो वास्तविक संख्या के जो सबसे बड़े दो कंपोनेंट हैं, सबसे बड़े जो कंपोनेंट है या जो 2 घटक हैं, उन घटक का नाम क्या है? वो घटक के नाम देखिए। इनके जो सबसे बड़े 2 घटक हैं, वो घटक में से एक घटक का नाम है, इसको आप कहेंगे क्या? इसको इस तरह से बॉक्स में रखिए। उसको आप पहला को कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, पहला घटक का नाम क्या हो? परिमेय संख्या। इसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा घटक होता है, इसका एक जो दूसरा घटक होता है, उस घटक को कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं और इसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या देखें आप? वास्तविक संख्या के 2 घटक, मतलब 2 घटकों से मिलकर के होते हैं, बने होते हैं।
वास्तविक संख्या दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इन अपरिमेय संख्या और इन अपरिमेय संख्या को फिर मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। केवल परिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या को ही केवल वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे, या केवल वास्तविक अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। ये दोनों मिलेगा ना, क्योंकि इन दोनों, इनसे तो ये दोनों निकला है ना, इनसे ये दोनों निकला है, तो फिर ये दोनों को मिलाएंगे ना, आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। बात समझ गए? तो वास्तविक संख्या के दो कंपोनेंट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। बात इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको बात समझ में आता हो कि वास्तविक संख्या की डिफिनेशन क्या होता है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन ही आपको लिखा हुआ है। वैसे नंबर सिस्टम जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बने होते हैं, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन रूप को या परिमेय और अपरिमेय संख्या के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या के ये दोनों क्या है, घटक के, ये कंपोनेंट के, ये या उनका पार्ट के, ये मेन पार्ट, मेजर पार्ट ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या में बहुत सारे नंबर आते हैं। इसमें आपका 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, 0 आएगा, etc। मतलब वैसे संख्या जिसे आप p/q के रूप लिख सकते हैं, जैसे 0.3 पर रेकरिंग आ जाएगा, 0.6 पर रेकरिंग आ जाएगा आपका, ये etc बहुत से सारे नंबर आपके आएंगे। नेगेटिव भी नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी नंबर आएंगे, डेसिमल वाले नंबर आएंगे, अपॉन्स वाले नंबर आएंगे, मतलब एक प्रकार के बहुत से सारे संख्याओं का क्या है, ग्रुप है ये। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होता है ना, ये अपरिमेय संख्या ये रूट में होते हैं। याद रखिए, किस में होते हैं, रूट, इसको बोलते हैं रूट। रूट जो होता है ना, ये रूट का मीनिंग होता है 1/2, हाफ पावर इसको कह सकते हैं। किसी भी नंबर का हाफ पावर कहें तो, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 1/2 है, तो इसको आप √x लिख सकते हैं आप, यही इसका हाफ का मतलब हुआ। हाफ पावर लिखा रहे या रूट लिखा रहे, बात एक ही हुआ, अलग अलग बातें नहीं हुई। अगर कहें कि 4, अब 4 का रूट क्या होगा, सपोज कीजिए 4 का हम रूट आपको पूछे क्या होगा, तो 4 का मतलब रूट का कहें मतलब, तो 4 का पावर 1/2, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट जाएगा कि 2 आ तो गया ना। तो आप तो यही सीखते हैं ना कि 4 का रूट 2 होता है, तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। जिस संख्या पर भी पावर रूट लगा रहेगा या पावर 1/2 लगा रहेगा, तो 1/2 को रूट में चेंज कर सकते हैं, रूट को 1 चेंज में आप कर सकते हैं। केवल ये सिंबॉलिक हुआ, ये आपका न्यूमेरिकल रूप में दिखता है, अंतर इतना ही है। बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी संख्या के ऊपर यदि रूट लग जाए, जैसे हम लिखते हैं √1 लिखें, √2 लिखें, √3 लिखें, √4 लिखें, √5 लिखें, √6 लिखें, √7 लिखें, √8 लिखें, √9 लिखें, √10 लिखें। तो रूट में वैसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब पूर्ण वर्ग आपको नया शब्द लग रहा होगा, पूर्ण वर्ग किसे कहेंगे? पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हुआ जिसका स्क्वायर बन सकता है, जो नंबर का क्या बन सकता है, स्क्वायर। जैसे हम कहें 8 क्या पूर्ण वर्ग है, तो 8 का देखिए स्क्वायर बनाइए तो 2 गुना 2 गुना 2, देखिए ये 2 का स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये 2 का स्क्वायर बना नहीं बना। तो जब संख्या का स्क्वायर नहीं बनेगा या संख्या का फैक्टर करने के बाद उसका पावर इवेन नहीं होगा, तो आप उन्हें कहेंगे वह पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझे? छोटा सा लॉजिक था कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग वैसे संख्या होता है जब संख्या का फैक्टर उनका पूर्ण वर्ग बन जाए, वह जोड़ा में आ जाए या उसका पावर इवेन हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग बोलेंगे। तो ये रूट आपका जो ये देख रहे हैं ये 8 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर फाइंड नहीं किया गया। 2 का स्क्वायर बना लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बना, तो ये बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे 4 की बात करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, चेक कीजिए।
2 इंटू 2 बराबर 2 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग हो गया। जैसे 16 लेंगे, 16 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए इसका भी देखिए पूर्ण वर्ग बन गया है ना, पूर्ण वर्ग हो गया। तो जिसका स्क्वायर बन जाएगा ना, जिस संख्या का स्क्वायर बनेगा वह पूर्ण वर्ग होगा, जिसका स्क्वायर नहीं बनेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस बात को आप माइंड में रखें। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया पूर्ण वर्ग क्या होता है। अब हम लोग बातें करते हैं कि रूट में वैसे संख्या, रूट के अंदर वैसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन एक जो है ना, एक जो रूट में आपको लिखा हुआ है, इसको रूट में एक का स्क्वायर कीजिए, एक का कुछ भी कीजिए, ये तो एक हो ये जाएगा ना, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका पूर्ण, जब पूछेंगे रूट 1 क्या अपरिमेय संख्या होगा, बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रूट से बाहर आ जाएगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है, इसलिए अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए पूर्ण वर्ग बनेगा, रूट 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा तो रूट से बाहर। 10 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है ना, इसीलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या का फंडा समझ में आया आपको। अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वो रूट के अंतर्गत वैसे संख्या जो पूर्ण वर्ग में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको केवल रूट के अंदर में संख्या दी हुई है तो आप जल्दबाजी न करें कि रूट में देखे तो कह दें अपरिमेय संख्या। उनका पहले क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। तो वह फैक्टर जो है उनका वह पूर्ण वर्ग में आता है कि नहीं आता है। अगर फैक्टर पूर्ण वर्ग में आ गया तो बोलेंगे वह अपरिमेय नहीं परिमेय है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इतनी फंडा समझ में आ गया। तो रूट वाले जो भी संख्या होंगे वो अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें बिना रूट वाला कोई भी संख्या नहीं होगा। बिना रूट वाला संख्या का जो भी ग्रुप होगा वह इस तरफ रखा जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? वास्तविक संख्या में 2 कंपोनेंट, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो बिना रूट वाला जो भी नंबर होंगे ये इधर आएगा और रूट वाला जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। इन दोनों का बीच में जो फैसला है किसका है? रूट का। जो रूट के अंदर रह सकता है वो इधर रहेगा, जो रूट के अंदर में नहीं रहेगा वह इधर रहेगा। तो ये जो भी संख्या आप यहाँ पे लिखे हुए जो देख रहे हैं ना, ये सभी संख्या देखिए रूट में कोई संख्या है नहीं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कहा जाएगा रूट 9, क्या ये रूट में आप देखिए क्या ये परिमेय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको ये भी परिमेय हो जाएगा क्योंकि रूट से फट से बाहर निकल जाएगा। निकलने की इसके पास पावर है। पावर क्या है इसका? पावर क्या है कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट दीजिएगा तो जो स्क्वायर है रूट लेके निकल जाता है, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका। ये दिखने में आपको लग रहा है ना रूट में रूट 9 है ना, लेकिन ये 3 आपका हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। तो जो संख्या रूट से बाहर आने में सक्षम है उसका जो है इधर कैटेगरी हो जाएगा, जो संख्या रूट में ही रह जाएगा वो इधर रहेगा। तो मतलब हुआ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में जो अंतर है वे अंतर ये है कि जो संख्या रूट के अंदर में रह सकता है वह अपरिमेय होगा, जो रूट के अंदर में नहीं रहेगा वह परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो परिमेय और अपरिमेय ये 2 बातें आपको समझ में लगभग आ गया होगा। तो इस परिमेय संख्या और इस अपरिमेय संख्या बस इतना ही, और बेसिक ऑपरेशन इसमें भी लगेगा। इसमें भी जोड़ होगा, ध्यान से, इसमें भी जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा, भाग होगा। इसमें भी जोड़ घटा गुना भाग होगा। इसमें भी नेगेटिव नंबर होगा और इसमें भी पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब मैथमेटिक्स का जो बेसिक ऑपरेशन है वो इन पर भी लगेंगे और मैथमेटिक्स का जो बेसिक ऑपरेशन है इन पर भी लगेंगे। ऑपरेशन में कोई भेदभाव नहीं होगा कि इसमें बहुत सारे संख्याएं हैं तो केवल इसमें भी जो घटा गुना भाग होगा, इसमें नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स इस तरह के भेदभाव अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं। तो ये बच्चों के साथ और इस बच्चों के साथ बराबर भेदभाव करते हैं। इनको भी जो घटा गुना भाग करने का अलाव दिया हुआ है, इनको भी जो घटा गुना भाग करने का अलाव दिया हुआ है। इसका भी डेसिमल निकलेगा, इसका भी डेसिमल निकलेगा। तो दोनों के ऊपर बेसिक ऑपरेशन कहने का मतलब लग जाएगा। इन्हें भी आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भले आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना आसान लगता होगा, बड़ी आसानी तरीके से कर देते होंगे, इनको थोड़ा सा करने में थोड़ा आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, लेकिन चीज़ें तो दोनों की जा सकती है ना, ये बात होती है। तो अब बात करते हैं परिमेय संख्या। इनकी कहानी किस्सा इतना ही तक क्लोज करेंगे। इसमें भी जो घटा गुना भाग बेसिक ऑपरेशन किया जाएगा,
इस पर भी होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या इतना ही है, केवल रूट वाली संख्या का जो अध्ययन होता है, केवल रूट वाली संख्या का जो अध्ययन होता है वो अपरिमेय के अंतर्गत रखा जाता है। और लेकिन परिमेय संख्या में भी कुछ नंबर्स होते हैं। परिमेय संख्या से क्या होता है कि परिमेय संख्या से कुछ नंबर ही निकल जाते हैं, है ना। आप जानते होंगे कि अगर घर में परिवार में सदस्य ज़्यादा हो जाते हैं तो फूट तो पड़ ही जाता है। इसमें ज़्यादा नंबर है तो इसमें फूट तो पड़ना स्वाभाविक है। इसमें फूट जो पड़ेगा तो परिमेय संख्या बगावत करके इससे एक और संख्या से निकल गया। कौन निकल गया? वो निकल गया पूर्णांक। क्या निकल गया? पूर्णांक। ध्यान से समझना है। पूर्णांक पूर्णांक को कहे तो इसको इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स जो आपको है ना, ये इंटीजर्स जो किससे निकला है? परिमेय से निकला है। और परिमेय से पूर्णांक और पूर्ण भी निकला है। क्या निकला है? पूर्ण। अच्छा कुछ देख लीजिए, रहने दीजिए। परिमेय संख्या से पहले क्या निकला? पूर्णांक निकला। ये तो परिमेय का घटक क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। और इस पूर्णांक का घटक क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण हो जाएगा। ध्यान से समझना आपको, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ये तो इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये इसका पूर्णांक का घटक क्या हो गया? होल नंबर हो गया। और इसके एक और घटक निकलेंगे इससे, वो कहलाएंगे क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। बात समझे? तो परिमेय संख्या से पूर्णांक निकला बगावत करके, और इनसे दो संख्या बगावत करके बाहर अलग हो गया। देखते होंगे कि किसी भी देश में यदि किसी स्टेट को ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, या उस स्टेट के जो मुख्यमंत्री या कोई भी चीज़ हो, किसी के प्रभाव में आ जाता है, किसी देश के प्रभाव में, तो वो कोशिश करते हैं कि वो तोड़ने की कोशिश करता है कि मैं इस देश से निकल के दूसरे देश में चलूँ। कोई चीज़ लालच, जैसे यूक्रेन के भी आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है। तो बगावत क्यों होता है? बगावत तब होता है जब उनके ऊपर देखरेख या उनको वो सम्मान है, वो इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? जो मिलना चाहिए तो वो बगावत करके निकलते हैं। बस इस पूर्णांक संख्या में पहले परिमेय से पूर्णांक निकल गया, इसमें बहुत सारा नंबर था। कहा कि चलो मेरा एक अलग परिवार होगा, वो अपना अलग परिवार बसाया। इस परिवार से कहा कि इसमें इनको और इनको कुछ दिक्कत हुआ, ये दोनों भी इससे बगावत करके निकल गया। तो ये निकला, तो पूर्ण संख्या जो होगा, पूर्ण संख्या जो होगा यह ओनली और ओनली पॉजिटिव होगा। याद रखें, ये ओनली और ओनली क्या होगा? पॉजिटिव। और ये भी ओनली और ओनली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पूर्ण भी पॉजिटिव, प्राकृत भी पॉजिटिव। बस अंतर दोनों में देख समझना है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्या ये सभी संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। और इसमें एक विशेष जुड़ जाएगा, जीरो सहित। तो जीरो सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में जो अंतर होगा, अगर कह दिया जाए कि होल नंबर घाटा नेचुरल नंबर बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, इधर भी सभी प्राकृत संख्या कट गया तो 0 था, 0 बेसी बचा, 0 यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बीच की डिफरेंस कितना हुआ आपका? 0 का डिफरेंस हुआ। तो आप समझिए बात को। तो पूर्णांक के दो घटक, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर। तो पूर्णांक में क्या होता है? इसमें सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, सभी नेगेटिव नंबर होंगे, विथ 0 भी होंगे। इसमें कहें तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक। मतलब ये भी संख्या आपका p/q के रूप में नहीं लिखा रहेगा। ये बच्चे गलती करते हैं क्या कि पूर्णांक समझ में नहीं आता। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। बस दिस इज पूर्णांक। जो संख्या अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक। लिखा नहीं जा सकता है मतलब क्या? उसको नहीं लिखेंगे। लिखा जा सकता है लेकिन उनको लिखना नहीं है। जैसे -1 कुछ नहीं है तो 1 p/q के रूप में लिखा चला गया, लेकिन लिखेंगे नहीं। 3/1 ये परिमेय संख्या हो गया। जो p/q के रूप में लिखे जाते वो परिमेय तो होते ही है ना, तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन लिखना नहीं है। जैसे 1/2 ये देखिए
ये परिमेय तो होगा लेकिन पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये p/q ये कट करके ये सब नंबर आपको नहीं मिल सकता है, एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। पूर्ण संख्या कहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंटिंग नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये कट करके आपका डेसिमल में आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये तो पूर्णांक संख्या थोड़ी हुआ। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या जो इससे बगावत करके निकला ना, इसमें बट्टे वाला संख्या को छोड़ दिया और क्या कहते हैं डेसिमल वाला संख्या को छोड़ दिया। बट्टे और डेसिमल को निकाल देंगे ना परिमेय से, तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। बात समझे ना? तो पूर्णांक क्या होता है? यदि परिमेय संख्या के ग्रुप से p/q वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर को निकाल देंगे तो वो संख्या का ग्रुप जो बन जाएगा वही पूर्णांक संख्या बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये पूर्णांक संख्या से अगर माइनस को निकाल देंगे, माइनस वाले संख्या निकाल देंगे तो आपका बन जाएगा क्या? पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसमें से केवल माइनस निकला है और 0 इसके साथ में आया है। अगर 0 को इससे निकाल देंगे तो आपका प्राकृत संख्या बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि पूर्णांक संख्या के दो घटक, मतलब सभी पूर्णांक को, सभी प्राकृत को पूर्णांक भी कहेंगे, सभी पूर्ण को पूर्णांक कहेंगे और सभी पूर्णांक को परिमेय कहेंगे, सभी परिमेय को वास्तविक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बातें समझिए। मतलब जब इन दोनों को पूर्णांक कह सकते हैं तो पूर्णांक तो भाई परिमेय है, तो इस सबको परिमेय भी तो कह सकते हैं ना। तो सभी पूर्णांक पूर्ण को परिमेय भी कर सकते हैं, सभी प्राकृत को परिमेय भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3/1 लिखा जा सकता है, इसको दिखाया जा सकता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 छिपा होता, आप उन्हें बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी हो गया ना, थोड़ा कम करते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं, अस्थिर से देखिए। अगर कोई भी संख्या पूर्णांक हो तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? वो संख्या देखिए इस बात पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं कि कोई भी संख्या पूर्णांक होगा ना वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा होगा, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अंश और हर के रूप में जो लिखा नहीं जाएगा वो तो दशमलव में होगा ही नहीं। बात समझ गए ना? तो ये सारी संख्याओं का खेला था। तो क्या देखे आप, एक बार रिवीजन मारते हैं। वास्तविक संख्या के दो कंपोनेंट बड़े बड़े मेजर पार्ट, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिला देंगे तो फिर वास्तविक संख्या मिल जाएगा। इनसे फिर एक संख्या निकल गया, बट्टे वाला संख्या और दशमलव वाला संख्या को अगर निकाल दे इससे तो आपका क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और 0 सहित होगा, तो इसी में देखिए पूर्णांक हो गया। इस पूर्णांक में आप क्या कीजिए, नेगेटिव को निकाल दीजिए। यहाँ से इस नेगेटिव को आप निकाल दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? आपका ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या देखिए 0 से। अब इस पूर्ण में से 0 को निकाल दीजिए, आपका प्राकृत बन जाएगा। प्राकृत का मतलब क्या होता है? वैसे प्राकृत का मतलब क्या? जो नेचर से जो चीज़ें हमको मिली हुई है, नेचर से प्रदत्त चीज़ें को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इस प्राकृत संख्या में आप देखेंगे तो अगर खास करके तो प्राकृत संख्या जो होता है 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डिजिट होते हैं प्राकृत संख्या में। और हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट महोदय ने 0 की कंसेप्ट लेकर के आए और उन्होंने इस प्राकृत संख्या के मेंबर में एक 0 को इंक्लूड कर दिया। और 0 जब इनमें शामिल हो गया, देखिए कितने डिजिट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 9 था, प्रकृति से मिला था, एक 0 जुट गया तो 10। तो इस 10 डिजिट के मदद से ही सभी के सभी पूर्णांक बनते हैं, सभी के सभी पूर्ण बनते हैं, सभी के सभी परिमेय वास्तविक संख्या, सभी का कंसेप्ट इस 10 डिजिट से ही निकले हुए हैं। कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो इन 10 डिजिट का ही इस्तेमाल करके लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो इन 10 डिजिट को बच्चों क्या बोलते हैं? दाशमिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? दाशमिक प्रणाली। इसको दास माने 10, मिक माने मिक, प्रणाली माने सिस्टम, प्रणाली। इसको दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं। बात समझिए, दाशमिक प्रणाली क्या होता है? बात समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? तो ये दाशमिक प्रणाली होगी आपको, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए, इतने सारे संख्या पढ़ने के बाद आप बच्चे क्लास से, छोटे क्लास से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे वो सब चीज़ तो आप चर्चा किए नहीं। चलिए अब उसका भी चर्चा करते हैं। तो इन सभी संख्या देखिए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक से पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में देखिए कितने सारे संख्या आपने छोटे क्लास के पढ़ कर रखा हुआ है। इस प्राकृत संख्या में आप सबसे पहले पढ़े होंगे सम संख्या। सम संख्या
आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, लिखिए। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवेन नंबर है, इवेन नंबर कहते हैं कहें तो। और उसके बाद क्या आता है? विषम संख्या। बच्चों ध्यान दे रहे हो ना? विषम संख्या, इसे कहो तो ओड नंबर इसको कहते हैं। और उसके बाद क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, बच्चे कुछ बच्चे अगर घर में होते हैं ना, जो एक अगर किसी को अगर एक ठो अगर बेटा या बेटी हो तो उनको कई लोग कई नाम से, क्योंकि एक ठो तो उसको चाहते हैं कि 10-20 ठो नाम रख दें। 10-20 ठो कहे तो 2-4 ठो नाम तो रख ही देता है उनका ना। तो ये जो लाडला होता है ना, लाडला जिसको कहते हैं, जिसको लोग बहुत प्यारे करते हैं, उनको 2-4 ठो नाम रखने से चूकते नहीं हैं। बस ये भाज्य संख्या बहुत ही क्यूट है ना। तो इसका नाम कुछ और लोग कुछ और रख दिया। इसको भाज्य तो कहते हैं, इसको कहा तुम यौगिक है बेटा, मेरी बात कहना था मन वाले। ये यौगिक संख्या है, इसको यौगिक भी कहते हैं, इसे संयुक्त भी कहते हैं। किसी किसी बुक में संयुक्त लिखा रहता है, बच्चे घबरा जाते हैं, संयुक्त संख्या कहाँ से आ गया? तो घबराना नहीं है। संयुक्त संख्या कहिए, यौगिक संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए, ये तीनों बातें एक ही चिड़िया का नाम है। वो चिड़िया नाम कौन? वो चिड़िया है कौन? वो चिड़िया है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो होगा वही संयुक्त संख्या भी होगा, वही यौगिक संख्या होगा, लेकिन अंग्रेजी में नाम एक ही होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कंपोजिट नंबर इन तीनों को कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट लेवल जो है वो अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये अभाज्य संख्या में बहुत क्यूट होता है। इसका भी एक नाम और रख दिया है ना, इसका नाम रख दिया एक और, कौन सी? इसका एक और नाम कहते हैं इसको रूढ़ संख्या। रूढ़, रूढ़ मतलब समझते हैं ना, जो बहुत रूढ़ होते हैं, है ना। ये रूढ़ संख्या के ये या अभाज्य संख्या के बात एक ही हुआ, एक ही माया के दो नाम। अंग्रेजी में लेकिन प्राइम नंबर ही कहलाएंगे। नंबर काहे छोड़ दिया बाबू? नंबर भी लिख दो यहाँ पर, नंबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे आप क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बोरिंग नहीं हो रहे हैं? चलिए मस्त से देखिए, ये प्राइम नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्राकृत संख्या के प्राइम नंबर तक आप गए, और कंपोनेंट कुछ होते हैं, क्या कहते हैं उसे? सह अभाज्य भी कहते हैं। सह अभाज्य संख्या भी इसमें आता है। सह, अरे सह बहुत सुंदर बात। सह का मतलब समझते हैं? सह का मतलब जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, लेकिन HCF उनका एक और केवल एक होना चाहिए। इनका कंसेप्ट क्या है? दो या दो से कितनी भी संख्या हो, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है 2 है, हम पूछें बताइए इसका HCF दोनों कितना होगा? इसका HCF आप क्या बोलेंगे बच्चों? इसका HCF सर 1 हो जाएगा। इस दोनों का HCF कितना होगा आपका? 1 होगा। हम बोलेंगे 2 और 3 क्या है? 2 3 है, इसमें देखिए दोनों प्राइम नंबर हो गया, है ना। इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, एक प्राइम है एक कंपोजिट है, इसका भी HCF 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 10 है और 9 है, इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या हो या 2 ही संख्या केवल हो, उनका HCF यदि 1 निकल रहा हो, HCF के तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF अगर 1 निकल रहा हो तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या के कैटेगरी में रखा जाता है। सह अभाज्य संख्या हमेशा और हमेशा डिफाइन कितने नंबर पर होते हैं? कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर होना चाहिए। सह, जैसे ये तो 1-1 नंबर पर सब डिफाइन हो गया ना, लेकिन ये एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, तब जाकर के सहअभाज्य संख्या क्या होगा? डिफाइन होगा। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 और केवल 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 3/4 अगर भी लिख देना, बताइए 3/4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 कहे तो इसका सहअभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। बात समझे ना? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 संख्याओं का यदि 1 होता है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहें से आप मत चुकिए। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम बातें करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा भी अभाज्य संख्या बोली, इसका अंग्रेजी नाम तो मजा आता है, बहुत अच्छा नाम है अंग्रेजी। ट्वीन प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? ट्वीन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्वीन प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्वीन प्राइम नंबर कहें तो, ट्वीन प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ
प्राइम नंबर होना चाहिए। यदि दो लगातार, ध्यान समझिए, यदि दो लगातार, कोई भी दो लगातार छोड़िए, यदि कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का बीच का डिफरेंस, समझिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पर 2 लिखे, अच्छा 2 तो अभाज्य संख्या लीजिए, मान लीजिए 3 लिखे और 5 लिखे। देखिए 3 भी आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये 5 भी आपका प्राइम नंबर, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना तो कितना जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। यदि दो प्राइम नंबर के बीच का अंतर 2 हो जाए तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, वह प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। प्राइम नंबर जब होगा तो वो क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है 7 है, ये भी देखिए प्राइम नंबर हो जाएगा। और जैसे आप मान लीजिए कि 11 है और 13 है, ये भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ETC बहुत सारे हैं, 17 है, 19 है, बहुत सारा संख्या होगा। तो आप 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 3 लिख दिए थे तो थोड़ा सा मिस तो हो जाता है ना। तो चलिए आप दे दिए तो अच्छी बात है, थैंक यू आपको। तो समझ में बात आया कि नहीं आया। चलिए अब जुड़वा अभाज्य संख्या बात समझ में आया। अब कुछ और संख्याएं आते हैं जो कि हमको लगता है कि आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। उसको कहते हैं क्या बोले, कुछ बोले नहीं बोले हैं। चलिए उसके बाद आता है बच्चों संपूर्ण संख्या। अच्छा, आप संपूर्ण संख्या का लगता है नाम तो सुने होंगे। अब बहुत ही सिंपल चीज़ें यार, देख लो संपूर्ण संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्या जो होता है ना, ये संपूर्ण संख्या को क्या कंसेप्ट है, संपूर्ण संख्या की कंसेप्ट क्या होता है पहले वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 का फैक्टर कीजिए क्या क्या होगा, एक इसका 1 होगा, इसको छोड़ करके 2 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 को छोड़ देंगे, किस 2 के अलावा खुद के अलावा किससे कटता है, 3 देखिए 3 1 से ही कटेगा केवल, 4 देखिए 4 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 5 देखिए 5 1 से ही केवल कटेगा, 6 देखिए आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये 6 जो आप देख रहे हैं ना, 6 का जो फैक्टर कौन कौन हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। किसी भी नंबर का फैक्टर, ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर या कंपोजिट फैक्टर को जोड़ने के बाद मतलब 1 + 2 + 3 बराबर कितना गया, 6। फिर आपका वही संख्या मिल गया तो दिस इज कंप्लीट नंबर या संपूर्ण संख्या। बात समझे ना। तो ये आपका संपूर्ण संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या का फैक्टर का सम यदि उस संख्या के बराबर हो जाता है तो कहते हैं वो क्या है, संपूर्ण संख्या है। क्या समझे बात। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, जुड़वा भी समझ गए होंगे, सहभाज्य समझ गए होंगे। अब चलिए अभाज्य। बच्चे गलती करते हैं क्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या कभी कभी एक ही चीज समझते हैं कि अभाज्य संख्या जो होता है वही विषम संख्या ना। ऐसा गलती मत करना आप हमारी वीडियो देखने के बाद। विषम संख्या का परिभाषा यह होता है कि जो 2 से नहीं कटता है, और इसकी परिभाषा वो नहीं होता, इसकी परिभाषा होता है कि जिसका फैक्टर 2 होता है। फैक्टर कहें तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर कि 2 लिखें, 2 कौन कौन टेबल में आता है, 1 में आता है और 2 में आता है, तो 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसका फैक्टर केवल 2 ही हो गया, 2 फैक्टर हुआ। 3 ले तो 3 कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इसका फैक्टर भी 2 हो गया। चलिए 4 लीजिए, 4 कौन कौन से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए ये किन की संख्या से कट गया, 3 संख्या से कट गया, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, इसका फैक्टर 2 से अधिक हो गया। कोई भी संख्या का फैक्टर, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो आप चेक कीजिए वह किस किस टेबल में आता है। यदि जो संख्या दिया हुआ वह केवल उसी टेबल में आता है, जो संख्या दिया हुआ है और 1 में आता है, तो कहिए वह अभाज्य संख्या है। कहें तो सिंपल परिभाषा, वैसे संख्या जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। बात समझें। चलिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की जस्ट इसका उल्टा परिभाषा, विपरीत परिभाषा, जिसका फैक्टर 2 तो हो, जैसे मान लीजिए 4 लिए हम, 4 तो 4 से कटेगा ही, 1 से कटेगा ही, 1 और स्वयं से तो कटना चाहिए ही चाहिए, कटेगा ही कटेगा, लेकिन किसी और संख्या से भी कटेगा, जैसे 2 से भी कट गया, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 तो फैक्टर होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया फैक्टर,
तो बोलेंगे वह क्या है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या है। कहने का मतलब वैसे संख्या जो खुद से और एक से कटता ही करता है, तीसरी संख्या से भी कटने का जो शक्ति रखता है, क्षमता रखता है, कटवाने की क्षमता रखता है, वैसे संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य की कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, लेकिन विषम क्या होता है? विषम वैसे संख्या होता है जो 2 से नहीं कटता है। हम पूछेंगे बताइए 9 क्या है? विषम 9 भाज्य है? पूछे देखेंगे 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, और ये 3 से भी कटता है। बताइए 9 भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाज्य संख्या, क्योंकि 9 3 से भी कटा, 9 से भी कटा, 2 से अधिक फैक्टर इसका हो गया। लेकिन विषम संख्या के बारे में देखिए, ये 2 से नहीं डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड में कहते तो भाग जो बच्चे क्लास में परिभाषा नहीं जानते हैं कि 2 में भगा दीजिए, अच्छा 1 में भगा दीजिए 2 से, पूरा पूरी कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 हो जाएगा कौन चीज, 1 विषम हो जाएगा, 3 विषम होगा, 5 विषम होगा, 7 विषम होगा, 9 विषम हो जाएगा, 11 विषम हो जाएगा, और 13 विषम हो जाएगा। मतलब 1 छोड़ के सब क्या होगा, विषम। देखिए 9 विषम संख्या है, लेकिन भाज्य भी 9 है। भाज्य जबकि 9 जो क्या है, इसमें 9 जो है आपका ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इसका फैक्टर 2 से अधिक हो गया। तो जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा वो अभाज्य नहीं, वो अभाज्य नहीं कहलाएगा, वो भाज्य कहलाएगा। जिसका फैक्टर केवल 2 होगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो इसमें विषम में देखिए 9 आ गया। 9 क्यों आया? क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से अगर भाग दीजिएगा 9 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 चौक 8 होगा, आपका शेष 1 बच जाएगा। शेष जब 2 से भाग देने पर बच गया तो समझे वो क्या है, विषम है। लेकिन अभाज्य में उसका फैक्टर क्यों निकालेंगे, वो किस से कट रहा है, केवल जो संख्या दिया उसी से कट रहा है या किसी और से भी कट रहा है ना, तो भाज्य। विषम भी समझ में आ गया। और सम का एक सिंपल सी फंडा है, जो 2 से कट जाता है, 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है, वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 0 को छोड़ के चलिए, 0 भी ऐसे सम संख्या ही होता है। 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6 हो तो समझिए विषम संख्या। उनके अलावा कुछ भी हो तो विषम संख्या हो जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्या होगा, और उनके अलावा कुछ भी हो अंतिम इकाई अंक में, समझिए वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। तो आपने बच्चों छोटी छोटी बातें को आप बड़ी बारीकी से देखा और समझा, तो और इनके बाद इन सभी संख्याओं को अब संख्या रेखा पर क्या इसका एग्जिस्टेंस होता है, और परिमेय संख्या, ये जितनी भी संख्या जो ओपन किए हुए हैं ना, ये संख्या आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ तक ये सब को बच्चों क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जितने भी रेट में से घेर दिया है ना, वे सब के सब परिमेय संख्या है। सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या के ही ये सारे कंपोनेंट है, ये सारे क्या है, कंपोनेंट है ना। परिमेय संख्या कंपोनेंट हो गया, पूर्णांक संख्या पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या पूर्ण का पूर्ण प्राकृत हो गया। प्राकृत के देखिए कितने सारे कंपोनेंट है। तो क्या विषम संख्या को परिमेय नहीं कहेंगे? जब विषम संख्या को परिमेय कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि विषम संख्या से तो ये निकला है, ये से तो ये निकला है, ये से तो ये निकला है, फिर ये से ये सारे निकले हैं। तो जब इन सब को ये कह सकते हैं तो इसको यदि ये कह सकते हैं, इसको यदि ये कह सकते हैं, इसको तो ये कह सकते हैं, इसको तो ये कह सकते हैं। कहने का मतलब है सभी भाज्य अभाज्य सम विषम पूर्णांक संख्या जो भी संख्या हो तो सब परिमेय संख्या आपका है। लेकिन इन सभी को आप अपरिमेय नहीं कर सकते हैं। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे कंपोनेंट्स ये किसके हैं, परिमेय संख्या के कंपोनेंट है। लेकिन अपरिमेय का तो केवल इतना ही इसका फील्ड है ना, इसका अलग और फील्ड नहीं है। इसका फील्ड इसी में जो घटा करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी इतने सारे जो चीज़ है ये सभी के संग भी आपके परिमेय संख्या। आप छोटे क्लास में पूर्णांक संख्या के बारे में 7-8 में पढ़े होंगे, प्राकृत के बारे में पढ़े होंगे, पूर्ण के बारे में पढ़े होंगे, परिमेय के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पर आपने क्या देखा, सभी संख्याओं का एक सम्मिलित वीडियो आपको इसे मिल गया। इन वीडियो से आपको संख्या का जो कंसेप्ट हुआ होगा वो आपको फंडा समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इसकी संख्या रेखा पर क्या होता है, किस जगह पर ये अपने आप को एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। संख्या रेखा पर परिमेय को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और संख्या रेखा पर अपरिमेय को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जबकि इसका रिप्रेजेंटेशन आप छोटी क्लास से भी सीख करके आए हैं,
लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आप 9th क्लास में शुरू करते हैं, 9th क्लास में इसका रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन करना, संख्या रेखा पर दिखाना थोड़ा सा इनके तुलना में, इसके सापेक्ष में थोड़ा सा कठिन नहीं कहिए, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना। इसमें जो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, और इनको रिप्रेजेंटेशन कहीं एकदम सिंपल जो आप तरीके जानते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज की अपेक्षा कुछ ना कुछ इसमें आपको नयापन देखने के लिए मिला होगा। अगर नया लगा हो कुछ तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।